तो यूपी मांगे उत्तर में आज आपकी और हमारी सांसों की बात हो रही है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए सांसों का संकट है और आज जो पोल्यूशन लेवल है अब 471-72 तक पहुंच गया। दिल्ली एनसीआर में स्थिति बहुत खराब है, लेकिन इन सब के बीच सियासत देखिए, मेरा शहर मेरा राज्य तेरा राज्य हो रहा है। यहां पर ज्यादा पोल्यूशन है, वहां पर कम पोल्यूशन, वहां पर कम पराली जलाई जा रही है, यहां पर ज्यादा पराली जला रही है, ये बात हो रही है। लेकिन आम लोग पूछ रहे हैं कि भाई सांसों का संकट आखिर क्यों है और कब तक यही संकट बना रहेगा। अवनीश त्यागी साहब, बड़ा सवाल यही है कि लोगों को सियासत से मतलब नहीं है, लोगों को साफ हवा चाहिए। वो हवा जो सांस लेने लायक है वो कब मिलेगी? मिलेगी भी अब या नहीं मिलेगी? नहीं कुंदन जी, देखिए, जब राजनीति करने वाले जो सत्ता में बैठे लोग ईमानदार अपने काम के प्रति और जनता के प्रति अपने दायित्व के प्रति और उनकी तरह राजनीति न करके समझदारी से ताकि सेवा करने की भावना, तो जनता को साथ देगी, जनता को राहत मिलेगी और उनका सबसे सच्चे काम। परंतु राजनीति में एक दिल्ली बना करने वाले लोग आए केवल बयानों के पेश हैं और उसकी टोपी इसके सिर पर, टोपी इसके करके तो जनता को जो भरवा रहे थे उन लोगों की कलाई खुल रही। उन्होंने जनता को भरवा कर सत्ता तो पारी होगी परंतु राहत देने का काम ही नहीं हुआ। दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है, पंजाब की जनता हाहाकार कर रही है और पोल्यूशन जैसी समस्या का समाधान कोई नहीं। यूपी के हालात तो बता रहा हूँ मैं। यूपी में मैं खुद किसान, खुद धान की खेती करता हूँ और यूपी का किसान छोटा किसान है। यहाँ पराली जला के नहीं काम करता, पराली नहीं जलाती। पराली यहाँ पर ज्यादातर चारे में काम आ जाती है, चारे नहीं पैकिंग में बिक जाती है। तो इतनी कई बार तो वो भूसे के बराबर काम की बिकती है। तो यहाँ जलाने का मतलब ही नहीं किसान पराली जला रहा है। किसान के ऊपर लगाकर ये आरोप और किसान के ऊपर ढकेलकर, खास तौर से मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, तो इस तरह से बचने का ये तरीका अच्छा नहीं है। ये सत्ता में बैठे लोग, खासतौर से जो महानगरों में इस तरह के हालात पैदा होते जा रहे हैं, उनसे समझना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, पर्यावरणविदों की राय पे उसके गंभीरता से विचार करना चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए। आज नहीं, मैं कुंदन जी कह रहा हूँ कि आने वाले भविष्य के नस्लों को कि ये समस्या का समाधान अगर नहीं करेंगे ठोस कर, केवल आरोप लगाते रहेंगे और आंकड़ेबाजी दिखाकर अपनी गिरहबान, अपनी कमियां छिपाने की कोशिश करेंगे, तो इससे काम चलने वाला नहीं। ठीक है, सच्चाई स्वीकारनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात कही हरियाणा के लेके, उन्होंने स्वीकारा। सच्ची बात अगर कहीं है तो अच्छी बात यही मानी जाती है कि सच्चाई को स्वीकारें, समाधान का प्रयास करें और गंभीरता से प्रयास करें। एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने पर और आरोप लगाने का काम जो एक चिल्लीपना कर रहे हैं राजनीति में लोग, ये भ्रष्टाचार को लेकर भी यही बात करते थे, अब भ्रष्टाचार में पूरी तरह से नंगे हो गए हैं। इसी तरह से जनता को बहकाने का काम जो कर रहे थे, उनकी सच्चाई सामने आ गई है। ना तो प्रदूषण से उनका कोई मतलब है, ना सुशासन से उनका कोई मतलब है, केवल सत्य हाथे आने से मतलब था, जो उनका पूरा हुआ। अब दोबारा नहीं होगा क्योंकि जनता जाग रही है, जनता देख रही है कि जो ठीक है, जनता देख रही है और सांसों के संकट को हर साल जनता इन 2 महीनों में बहुत झेलती है। डॉक्टर सुशील द्विवेदी, क्या वो वक्त आएगा जब एक्वाई लेवल 100, 150 के आसपास, 200 के आसपास, 250 के आसपास भी हम नियंत्रित कर पाएंगे अक्टूबर नवंबर के महीने में? बिल्कुल आपने सही कहा। ये हमको तब तक इस प्रकार का नहीं मिल सकता है लेवल, जब तक कि हम या आप आम व्यक्ति, इसके साथ साथ सरकारें या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब मिलके एक साथ काम नहीं करेंगी। ये एक व्यक्ति। चलिए, डॉक्टर सुशील का से संपर्क हमारा लगता है कि टूट गया है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ मौजूद है। सिद्धार्थ साहब, आप ठीक है, हरियाणा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि उत्तरी हरियाणा और पूरा पंजाब रेड दिखाई दे रहा है। नासा के सैटेलाइट इमेज में पूरा रेड दिखाई दे रहा है। हरियाणा का भी जिक्र किया उन्होंने, हरियाणा को छोड़ा नहीं उन्होंने, बख्शा नहीं। उत्तरी हरियाणा को लेकर उन्होंने भी कहा वहां पर रेड कलर दिखाई दे रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, सियासत से कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, लेकिन कैसे ये स्थिति दोबारा ना आए, क्या अभी से काम करने की जरूरत है?
और मेरा सवाल यह भी कि उत्तर प्रदेश में हमने देखा योगी गवर्नमेंट ने 15,000 रुपए का जुर्माना तय किया है, सैटेलाइट से नजर भी रखी जा रही, जहां पर पराली जलाई जा रही वहां पर एक्शन लिया जा रहा है। इसी तरह का क्या एक्शन पंजाब में भी लिया जा रहा है? इसी तरह के जुर्माने के प्रावधान के पंजाब में भी किया गया है? यहाँ पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि पराली जो जलती है उसमें हम किसान को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है। पराली के साथ दिक्कत ये आती है कि जब खरीफ की फसल बोई जाती है धान की, और 15 दिन उसको काटने के 15 दिन के अंदर उसको किसान को गेहूं की फसल डालनी होती है, तो 15 दिन में जो पराली कटती है वो खेत में सड़ती नहीं है, इसीलिए उसको जलाना पड़ता है। तो पंजाब ने इस साल ये किया कि पूसा 44 नाम का एक चावल धान था जो कि पकने में ज्यादा समय लगता था, तो हम लोगों ने, आम आदमी पार्टी ने ये निर्णय लिया कि पूसा 44 धान का बीज नहीं डाला जाएगा, पूरी तरह से उसे बैन कर दिया गया और वैकल्पिक बीज लोगों को दिए गए, जिसके कारण पराली खरीफ की फसल, धान की फसल पहले ही कट गई, लोगों के पास ज्यादा समय मिल गया, पराली खेत में ही गल गई, इसीलिए 56% पराली पंजाब में कम जल रही है। इसमें हम किसान के ऊपर पुलिस मुकदमा करें जिस तरह से उत्तर प्रदेश कर रहा है, मेरे ख्याल से इसमें किसान दोषी नहीं होता है। किसान को समस्या का हमको समाधान देना है। फिर से मैं कह रहा हूं, किसी एक विषय को ना हम शिकायत अगर करेंगे तो किसी के सर पर ठीकरा फोड़ेंगे, और अगर हम उसका समाधान चाहेंगे तो सब मिलके मिल बैठ के इसका समाधान निकालेंगे। तो फिर से मेरा निवेदन है कि ये चीज, जैसे मैं बिहार से आता हूं तो पटना में एक पुल है जिसका नाम ही है चितकोहरा पुल। मतलब सबको पता है, बिहार में भी जो रहता है उसे पता है कि नवंबर दिसंबर में इतना ज्यादा धुंध और धुआं होता है कि एक फरलांग दूर भी देखने में दिक्कत आ जाती है। उसके कारण कई हैं। हम लोगों को सरकारों के नाते, क्योंकि ये कोई एक राज्य उत्सर्जन करता है ऐसी बात नहीं है, कोई एक व्यक्ति या एक इकाई जानबूझ के उत्सर्जन करती है ऐसी भी बात नहीं है। आपकी जो रेगुलर एक्टिविटी होती है, रोजमर्रा का काम होता है, वो ठंडी के मौसम में वही काम से धुआं ज्यादा हो जाता है और वो छटता नहीं है। तो दिल्ली तो इस मामले में बदनाम है सर। दिल्ली तो आपको ऑल टाइम पूरे साल भर का देखें, 30 सितंबर से 1 अक्टूबर इस तरह के आंकड़े में देख रहा था, दिल्ली तो टॉप पर है। दूसरे आज जिक्र किया आपने पटना का, पटना से मैं भी आता हूं, वो दूसरे नंबर पर है। पटना में जो 2.5 पीएम लेवल है वो 99 के आसपास है, दिल्ली में 100 से ऊपर है। तो ये स्थिति आखिर क्यों है? ओवरऑल आंकड़े मत दिखाइए सर, आंकड़े मत दिखाइए। क्यों आप आंकड़े? सिद्धार्थ साहब ठीक है, वो देख लिया हमने। सिद्धार्थ साहब वो देख लिया। कुंदन जी, आप मुझे आश्चर्य होता है कि एंकर के नाते आप आंकड़े बोलते हैं, और मैं अगर आंकड़ा दिखाऊं नहीं, बार-बार आप टीवी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं इसलिए मैं मना कर रहा हूं। आंकड़े दिखाइए, आंकड़ों की बात कीजिए, आंकड़ों की बात कीजिए, दिखाइए मत ऐसे स्क्रीन के सामने। आंकड़ों की बात, आपका चेहरा बहुत खूबसूरत लगता है सर स्क्रीन पर। नहीं, खूबसूरत अमिताभ बच्चन है, खूबसूरत अमिताभ बच्चन है, मैं नहीं हूँ। मेरा काम खूबसूरत दिखना टीवी पर नहीं है। मेरा, चलिए आप बहुत हैंडसम है सर, चलिए कहिए। नहीं, मेरा काम विषय रखना है। हाँ कहिए। तो फिर से मेरा निवेदन है, देखिए, अच्छा एक बात बताइए, कि कोई बच्चा अगर कोई परीक्षा दिया, उसने 300 नंबर का परीक्षा दिया, 365 नंबर का परीक्षा दिया, और उसमें अगर 200 नंबर आया तो उसको कहा जाएगा कि अच्छा उसने किया है। डाटा ये बताता है कि दिल्ली में 6 साल पहले एक साल में केवल 100 दिन स्वच्छ मिलते थे, आज वो 200 दिन मिल रहे हैं। क्या इसका मतलब, देखिए एक चीज हम ध्यान में रखें, हम सबके घर में बच्चे हैं, बच्चे जब परीक्षा देते हैं ना, तो न तो वो 0 नंबर लाते हैं, न तो 100 नंबर लाते हैं। कोई 30 नंबर लाता है, कोई 40 नंबर लाता है, कोई 60 नंबर लाता है, कोई 80 नंबर लाता है। हम किसी भी चीज को 0 और 100 के बीच में झुला नहीं सकते। तो दिल्ली का ये कभी ये दावा नहीं है कि हमने प्रदूषण पर पूरी तरह से जीत हासिल कर ली है, लेकिन दिल्ली का बहुत विनम्र दावा है कि प्रदूषण की लड़ाई में हम काफी हद तक आगे बढ़े हैं। और दिल्ली क्योंकि अपने आप में एक टापू नहीं है, दिल्ली का जो प्रदूषण है वो फरीदाबाद भी जाता है, और फरीदाबाद का प्रदूषण दिल्ली भी आता है। दिल्ली ने अगर 24 घंटे बिजली देने के कारण डीजल जनरेटर सेट बंद कर दिए हैं, लेकिन फरीदाबाद में अगर 24 घंटे बिजली नहीं आती है और लोग जनरेटर चलाएंगे तो फरीदाबाद का धुआं दिल्ली भी आएगा। और दिल्ली में जो गाड़ियां चलेंगी वो अगर बिजली की नहीं होकर डीजल की होंगी तो दिल्ली का धुआं मेरठ भी जाएगा। तो हमें ये एक समग्र रूप से इसमें लड़ाई लड़नी है। और फिर से मेरा निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो बहुत गंभीर बात कही है। इस चीज में
अगर सभी राज्यों को साथ में आना है ये कहा है, और अगर सभी राज्यों को साथ में आना है तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी हर बार कहते हैं कि मैं इस देश का मुखिया हूं। तो आप मुखिया कब हैं सर? आप मुखिया तब हैं जब देश के ऊपर समस्या है, परिवार के ऊपर जब एक समस्या आती है। ठीक है, डॉक्टर सुशील हमारे साथ जुड़ गए फिर से, उनसे पूरी बात नहीं हो पाई थी। डॉक्टर सुशील, हर बार ये होती है कि भाई अब 5-6 राज्य जो हैं वो एक साथ बैठ करके ऐसी रणनीति बनाएं ताकि स्थिति दोबारा से पैदा ना हो, लेकिन बैठकें होती भी हैं, नहीं होती हैं। आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, कहां पर कमी रह जा रही है? देखिए, सभी लोग अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों की खातिर आम व्यक्ति के जीवन को एक प्रकार से संकट में डाल चुके हैं, और इसकी वजह से हमारे भारत देश की इंटरनेशनल बेइज्जती तो हो ही रही है। इससे कोई स्वीकार करे या ना करे, लेकिन आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि ये जो हम और आप लोग हैं, आखिर हम लोग किस प्रकार का अपने बच्चों के लिए किस प्रकार की धरती देना चाहते, किस प्रकार का वातावरण देना चाहते। क्या हम अमेरिकी राजदूत जी ने जो कहा है कि भारत की दिल्ली की स्थिति वैसी हो गई है जो कुछ साल पहले लॉस एंजलिस की होती थी, तो क्या हम ऐसी दिल्ली को देखना चाहते हैं, या ऐसे लखनऊ को देखना चाहते, या ऐसे कानपुर को, या ऐसे गाजियाबाद, या ऐसे नोएडा को? बात ये नहीं है कि किसी भी राजनीतिक दल की कहीं भी सरकारें हो सकती हैं, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन हमें और आपको ओवरऑल एक बात पर तो सहमत होना पड़ेगा कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, और सभी जो 5-6 राज्य, क्या मैं तो कहूंगा कि आगे चल के ये और भी तेजी के साथ और छोटी छोटी जगह पर भी फैल रही है, क्योंकि वहां पर मॉनिटरिंग स्टेशन नहीं। जैसे अभी देखिए हमारे साथ जो इस डिबेट में है, उन्होंने बताया पटना में भी ऐसी स्थिति देखी जाती है। अब पटना की तो अभी चर्चा ही नहीं चल रही है। तो ऐसे दिल्ली से छोटे शहरों में भी ये स्थिति हो गई, और छोटे शहरों से धीरे धीरे गाँव की तरफ भी जा रही है। तो बात ये है कि उन स्रोतों की तरफ सोचा जाए कि कहां से ये पार्टिकुलेट मैटर आ रहे हैं, चाहे वो PM 2.5 जो हवा में तैर रहे हैं, 2.5 माइक्रोन वाले, या फिर हमारी गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है। तो क्या उन गाड़ियों के स्थान पर हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रूप में नहीं सोच सकते क्या? पब्लिक ट्रांसपोर्ट का और विस्तार नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं। या जैसे दुनिया के और हिस्सों में साइकिलिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो हमारे राजनेता, हमारे खिलाड़ी, हमारे ऐसे लोग जो लोगों के लिए प्रेरणादायी हैं, तो वो ऐसे कदम उठाएं। और मुझे ये बात कहने में बिल्कुल कोई भी गुरेज महसूस नहीं हो रहा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ हद तक इस कोशिश को किया है। उन्होंने मिशन लाइफ के रूप में भी कार्यक्रम चलाया है, स्कूली बच्चों को साक्षर किया जा रहा है। बार बार मन की बात में भी वो इस बात पर जिक्र करते। तो ऐसे ही सभी राजनीतिक दलों को मिलकर काम करने की जरूरत है। ऐसे एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से तो चीजें चलेंगी नहीं, क्योंकि हम आपको अपने बच्चों के लिए सोचना है। नहीं तो वो तो रोज 40 से 50 सिगरेट से लेकर 100 सिगरेट का धुआं ले रहे, और आगे आने में